बीजेपी और कांग्रेस का फोकस। राजस्थान को लेकर चुनावी मोड में बीजेपी कांग्रेस नेतृत्व। सीएम ने कहा राजस्थान में होगी कर्नाटक की पुनर्वृत्ति। तो कर्नाटक की जनता ने बाकी जवाब दिए उनको, इसका जवाब भी दिया है। जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा थी, मुद्दे महंगाई का, बेरोजगारी का, नॉन वायलेंस का, अमीर गरीब के बीच खाई नहीं बढ़नी चाहिए, और क्या अच्छी बातें कही। कांग्रेस ने कहा एकजुट होकर लड़ेंगे, जीत दर्ज करेंगे। और कंग्रेचुलेट करता हूं कि मेरी पार्टी आज इतनी बड़ी जीत हासिल की। इस समय में जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की ये जो गैर लोकतांत्रिक लोकतंत्र के खिलाफ जो विचारधारा है, इस विचारधारा के खिलाफ वोट पड़ेगा। बीजेपी ने कहा पार्टी एकजुट होकर कर रही है काम। राजस्थान में आने वाले चुनाव में कोई इरादा नहीं है, केवल कमल का निशान जीते और इस राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। भैरव सिंह शेखावत की जयंती पर बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम। बदलाव हुआ है और राजस्थान में भी बदलाव होगा, बदलाव निश्चित है, इसलिए राजस्थान की कांग्रेस कहीं उस झड़प में भी नहीं पड़े। सीकर में 15 मई को जुटेंगे बीजेपी के दिग्गज। कर्नाटक की जंग पूरी, अब राजस्थान की तैयारी। कर्नाटक की जंग पूरी, अब राजस्थान की तैयारी। नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं, वक्त है वीकेंड के सबसे भरोसेमंद डिबेट शो का। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। कर्नाटक में जीत से कांग्रेस का जोश आई है। अब बीजेपी कांग्रेस दोनों का फोकस राजस्थान पर है। राजस्थान में इस साल चुनाव होने हैं, सियासी दलों का ध्यान अब राजस्थान पर है। कर्नाटक में जीत के बाद सीएम अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के नेताओं ने दावा किया है कि कर्नाटक की पुनरावृत्ति राजस्थान में होगी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी एकजुट होकर राजस्थान में चुनाव लड़ेगी और जीत दर्ज करेगी। तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि वो एकजुट होकर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने महंगाई राहत कैंप समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा है। बीजेपी राजस्थान पर ध्यान दे रही है। बीजेपी के केंद्रीय नेता दौरे कर रहे हैं और कांग्रेस को घेर रहे हैं। 15 मई को सीकर के खाचरियावास में पूर्व सीएम भैरव सिंह शेखावत की जयंती पर बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। बीजेपी के कई कार्यक्रमों के जरिए कांग्रेस को निशाना बनाया जा रहा है। कर्नाटक की जंग पूरी है, लेकिन अब राजस्थान की तैयारी की जा रही है। दोनों ही पार्टियों की ओर से एडी चोटी का जोर लगा दिया गया और इसी मुद्दे पर आज हम बड़ी चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे मिलवा देती हूं गेस्ट का परिचय कराते हुए। और इस वक्त हमारे साथ आरसी चौधरी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। मनीष पारिक बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का न्यूज 18 राजस्थान पर। और चर्चा की शुरुआत आज आरसी चौधरी साहब आपके साथ करते हुए। बड़े खुश नजर आ रहे हैं और मौका भी है, खुश होना भी चाहिए। लंबे वक्त से सूखा पड़ा हुआ था और एकाएक बम्पर बौछार, जनता ने भरपूर प्यार दिया है आपको। क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? प्रियंका, मैं कहना चाहूंगा ना, ये मुस्कान और चेहरे पे खुशी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे है, उन तमाम लोगों पे, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग जो इस हिंदुस्तान की विविधताओं में, अनेकताओं में, एकता में विश्वास करते हैं। वो लोग जो इस देश के बंधुत्व, भाईचारे, प्रेम, एकता में जो विश्वास करते हैं, वो लोग जो इस प्रगतिशील विचार के अंदर विश्वास करते हैं, वो जनता के मुद्दों की चर्चा पे जो विश्वास करते हैं, उन सब के चेहरे पे आज मुस्कान है। क्योंकि आज इस देश के अंदर एक नफरती ताकत को, एक विभाजनकारी सोच को, एक पूंजीपति कैपिटलिस्ट की गरीब पे प्रहार को, ऐसे विचारों को हराया है। एक व्यक्ति 140 करोड़ लोगों पे भारी हो जाता है, उसको हराया है। इसलिए ये तमाम लोगों की जीत है। जीत का क्रेडिट किसे दे रही है पार्टी?
ये मैं कहना चाहूंगा कि ये कर्नाटक के जनता की जीत है, जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर एक नजीर पेश की है कि 450 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार और राज्यों के मुख्यमंत्री की चुनावी रैलियां हो, 200 से ज्यादा रोड शो हो, कई दिन वहां पे बिताने के हो, जहां पे नफरती उद्बोधन हो, जहां पे जनता के मुद्दे नदारद हो, उन सबको एकरारी शिकस्त देके देश के अंदर कर्नाटक की जनता ने एक मिसाल पेश की है। ये भ्रष्टाचार पे प्रहार है। ठीक है, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार पर प्रहार है, लेकिन चौधरी साहब ये भी तो बताइए कि क्रेडिट किसे जाता है, क्योंकि 3 नाम सामने आ रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे। सबसे बड़ा क्रेडिट किसे दिया जा सकता है? प्रियंका जी, मैं कहना चाहूंगा कि ये कांग्रेस के उस कार्यकर्ता की जीत है जो इस विचार को लेकर राहुल गांधी जी के प्रियंका जी के राहुल गांधी जी की बात जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने जो नैरेटिव सेट किया, जो जनता के मुद्दों को मुखर किया, जो इस देश की करोड़ों आबादी ने जो उन्होंने मन की बात उनकी सुनी और उसको लेके उसका ध्वजवाहक जो कांग्रेस का कार्यकर्ता बना। चलिए ठीक है, लेकिन आज की जीत के लिए बहुत बहुत बधाई कांग्रेस पार्टी को। लेकिन मनीष पारिक साहब, क्या हो गया बीजेपी को? दावे तो ये कम से कम 100 सीट के तो दावे किए जा रहे थे, वो भी नहीं हुआ, 60 पर आकर सिमट गई। इतनी बड़ी हार का मतलब सोचा भी नहीं था किसी ने। क्या वजह मानते हैं इसके पीछे आप लोग? प्रियंका, वजह तो अभी मंथन होगा जब नेता लोग इस विषय पर विचार करेंगे कि क्या हुआ। लेकिन ये पक्की बात है कि जो ओवरवेलमिंग लोगों का रिस्पांस था, तो क्योंकि बजरंग दल को बैन तो इन्होंने किया था मुसलमानों के वोट लेने के लिए, और मुझे लगता है मुसलमानों के वोट लेने में ये सफल रहे। एक बात तो यही है। दूसरी बात यह है कि जो ये आरक्षण भी तो खत्म करने का ऐलान किया गया था बीजेपी की ओर से, ये भी तो वजह हो सकती है। और बजरंग बली का नाम तो खूब बुनाया गया दोनों ही पार्टियों की ओर से। आपने भी खूब हनुमान चालीसा का पाठ किया, लेकिन इसका असर देखने को मिला नहीं। मिथिल साहब, सर। जी, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये अभी तो इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग, वो तो डिस्कशन होगा, उस बारे में कोई बात निकल कर आई तो होगा। लेकिन ये जो इट हैपन समटाइम्स कि आपके जो कैंडिडेट हैं, आपके जो टिकट दिए हैं वो भी है, परंतु ओवरवेलमिंग जो लोगों का रिस्पांस मोदी जी की सभाओं में था, भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो लोगों का रिस्पांस था, जो सर्वे आए थे, उसमें आप देखेंगे कि सब में बीजेपी को कोई नुकसान होने की बात नहीं थी। लेकिन मैंने जैसे कहा कि टिकट में लोगों को, सब लोगों को साथ लेकर चलने में, सब लोगों को करने के बावजूद भी अगर आप कैंडिडेट चुनाव हारते हैं तो निश्चित तौर पर मंथन का विषय है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि आप लोग नफरत का बाजार चलाते हैं और उस बाजार को जनता ने बंद कर दिया है, मोहब्बत का बाजार चलेगा। मैंने निवेदन किया प्रियंका की बजरंग दल को बैन इन्होंने किया, नफरत का बाजार तो इन्होंने शुरू किया, बैन करने का काम, किसी चीज को रोकना, प्रतिबंधित करना, और पूरे देश में जो संगठन पूरी शिद्दत के साथ चल रहा है उसको रोक देना, बैन कर देना, इनका स्ट्रेटेजिक चाल थी और उसमें कामयाब भी हुए हैं ये निश्चित तौर पर। लेकिन मैं आपको जैसा निवेदन कर रहा हूं कि जो कुछ सीटों के अंतर से, कुछ वोटों के अंतर से हार देने से विचारधारा का कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता है। वो उनके तात्कालिक मुद्दों पर भी हो सकता है, कुछ भ्रम फैलाए गए, कुछ और बातें हुई, एक एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर होता ही है, उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं तो ऐसे में राजस्थान में आपकी सरकार बन सकती है, लेकिन अब राजस्थान को लेकर क्या रणनीति आप बनाएंगे, इस पर मैं आऊंगी आपके पास। लेकिन उससे पहले मिथिलेश जामनी साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि जो जीत इस बार कांग्रेस ने दर्ज की है वो वाकई काबिले तारीफ है और उम्मीद बेहद कम थी इस तरीके की जीत की। पूरी तरीके से जनता का समर्थन मिला है कांग्रेस को। क्या फैक्टर मानते हैं आप इसके पीछे? देखिए, बीजेपी के लिए एक लर्निंग लेसन है कि आपको रीजनल फेस डेवलप करना पड़ेगा। केवल नरेंद्र मोदी के फेस पर आप नेशनल वाइज तो जंप कर सकते हैं, लेकिन रीजनल फेस को डेवलप करना पड़ेगा। बड़ी बात दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो यह है कि आपको वहां कर्नाटक में हिंदुत्व और हिजाब पर कहीं न कहीं मोहब्बत की दुकान भारी पड़ गई, जो राहुल गांधी की यात्रा थी। तीसरा यह है, कर्नाटक ने सेट कर दिया है कि जो मोदी जी को अपराजय नहीं है, बीजेपी अपराजित नहीं है, उसको हराया जा सकता है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि राज बदलता है, रिवाज नहीं बदलता है। चाहे हिमाचल हो चाहे राजस्थान हो, और जो भ्रष्टाचार 40% वाला जो अशोक गहलोत जी ने वहां जाके मुद्दा उठाया कि 40% कमीशन वो ले रहे हैं, वो एक फैक्टर रहा। और सेट्टारी और लक्ष्मण वसदी का जिस तरीके से टिकट काटा,
और 36 टिकट बीजेपी ने अपने चाचा ताऊ मामा भांजे को दिया। जो परिवारवाद की बात करती है बीजेपी, वो जो डबल फेस गेम खेला वो भारी पड़ गया बीजेपी को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डीके शिव कुमार ने जो मेहनत की, जो जेल तक की यात्रा की, उसके प्रति सहानुभूति और उनकी लगन को जीत मिली है। लेकिन राजस्थान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि बीजेपी का वो वोट शेयर कम नहीं हुआ है। बीजेपी का वोट शेयर पॉइंट समथिंग कम हुआ है। और राजस्थान में पिछली बार बीजेपी और कांग्रेस में वोट डिफरेंस 1,69,000 वोटों का था। ऐसे में कांग्रेस को यहां बहुत अलार्मिंग सिचुएशन में है। बातें तो हम कर्नाटक की हवा तो अच्छी आ सकती है, लेकिन जिस तरीके से इनका एक पायलट सचिन पायलट सड़कों पर चल रहा है, वो भी भ्रष्टाचार का इश्यू उठा रहा है। और भ्रष्टाचार के इश्यू पर वहां सरकार गई है, बीजेपी की सरकार वहां भ्रष्टाचार के इश्यू पे ही गई है। द केरला फाइल से नहीं गई है, बजरंगबली से नहीं गई है। इसका मतलब पब्लिक अब कहीं न कहीं करप्शन का और जो उनका जो काडर बेस अगर स्ट्रॉन्ग है, यूपी में मजबूत है, बीजेपी तो जीत गए ने सारे निकाय चुनाव, तो कांग्रेस को अब ये खड़ा करना पड़ेगा अगर वाकई चाहते हैं। क्योंकि अब 4 स्टेट में इनकी गवर्नमेंट हो गई है, हिमाचल में, कर्नाटक में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, और 3 स्टेट में और चल रही है। तो इस सारी बिल्कुल, यानी कि एक रीजनल फेस लाना बीजेपी के लिए जरूरी हो चला है। हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए ये जरूरी नहीं है, और जीत मिले ये जरूरी नहीं है। आज के जो नतीजे सामने आए इससे साफ तौर पर ये स्पष्ट हो चला है। और इसके साथ साथ जो वसुंधरा तेरी खैर नहीं जी वो डायलॉग अब नहीं चलेगा। अब इनको रीजनल फेस लाना पड़ेगा। जो एटीट्यूड और इसके साथ साथ जैसा कि आप मिथिलेश जी बता रहे हैं कि मुद्दे अब बीजेपी को बदलने पड़ेंगे, क्योंकि लोग समझ चुके हैं महंगाई एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। निरंजन पोद्दार साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन जी, क्योंकि आज जो जीत मिली है कांग्रेस को, कर्नाटक के जो नतीजे सामने आए हैं, उससे कहा जा रहा है कि आगामी चुनाव पर भी असर पड़ेगा। कैसे देखते हैं आप इसे? क्या लग रहा है, कितना असर इसका पड़ेगा राजस्थान पर? देखिए प्रियंका जी, आपने जो सवाल किया मैं पहले उसका जवाब दूं तो मैं ये बात कहूंगा कि कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से एक भगदड़ मची हुई थी, या कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से पार्टी छोड़ने की परंपरा चली हुई थी, या यूं कहें कि एक अस्थिरता थी, कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ी स्थिरता जरूर आएगी। मेरे को ऐसा लग रहा है इस जीत से कांग्रेस को तो आने वाले समय में मुझे केवल और केवल ये लाभ नजर आ रहा है। और दूसरी बात, अगर हम बात करें कर्नाटक चुनाव परिणामों की, तो प्रियंका जी आप अगर इन परिणामों के गहराई में जाएंगे तो 3 चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये कि जो कर्नाटक है उसके अंदर जो 5 वर्ष के अंदर सरकार बदलने की जो एक लत शुरू बहुत सालों से लगी हुई है, वो लत कर्नाटक छोड़ नहीं पाया, अपनी उस लत को उसने बरकरार रखा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम ये कहें कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की क्या गलती हुई, या भारतीय जनता पार्टी ने क्या कमी रही, तो अगर उसका अगर मैं एनालिसिस करता हूं तो आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो वोट परसेंटेज है, वो कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज डाउन नहीं हुआ, परसेंटेज वोट डाउन नहीं हुआ, नंबर्स ऑफ वोट भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है, सीटें बेशक कम हुई हैं, लेकिन इसके अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की जो कमी रही है, मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से जेडीएस का वोट परसेंट 18.5% हुआ करता था, वो आज 13% से नीचे आ गया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो जेडीएस के ऊपर, यानी कि जनता दल सेकुलर के ऊपर जो भरोसा करके चल रही थी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वहां जाकर के उनके द्वारा त्रुटि हुई है। लेकिन यहां पे एक महत्वपूर्ण बात और है प्रियंका जी, जो आपके चैनल के माध्यम से मुझे कहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज राजस्थान में आपका चैनल नंबर 1 है और करोड़ों लोग आपको शिद्दत से देखते हैं। प्रियंका जी, एक चीज और मैं बताऊं, मुझे ये चुनाव परिणाम देख करके अति प्रसन्नता हो रही है। उसका कारण जानते हैं? उसका कारण ये है कि पिछले 4-5 वर्षों से जो जनता के अंदर एक परसेप्शन बनाया जा रहा था कि देश की तमाम लोकतांत्रिक संस्थाएं ध्वस्त हो गई है, देश के अंदर ईवीएम सेट हो गई है, चुनाव आयोग बिक गया है, और केवल 2 लोगों का इस देश की पूरे देश के ऊपर कब्जा हो गया। कम से कम आज मुझे इस चीज की तसल्ली है कि अब ये कांग्रेस तो कम से कम अपने मुंह से ये बात नहीं कह पाएगी, क्योंकि प्रियंका जी जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि कर्नाटक की जीत जनता की जीत है, जनता का कांग्रेस की जीत हो, तो इसका मतलब 2019 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी जीत जनता की ही जीत मानी जाएगी। जहां भारतीय जनता पार्टी ने सरकारें बनाई वहां भी जनता की ही जीत मानी जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, जो एक ईडी और सीबीआई का जिस तरीके से एक परसेप्शन बनाया गया है कि कोई अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है नेता, तो कांग्रेसी कहते थे, ये राहुल गांधी जी कहते थे कि जो डर जाता है वो बीजेपी में चला जाता है। जबकि कर्नाटक चुनावों से पहले 47 भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता
बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुई। मतलब इसका यह हुआ कि 2 महीने 3 महीने से ईडी और सीबीआई की छुट्टी पे गई हुई है, अब उनको डर नहीं रहा। तो यानी कि यहाँ ये परसेप्शन भी आपका खत्म हो चुका है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से कहते थे कि सारी संवैधानिक संस्थाएं जो है वो हाईजैक हो गई, तो अभी 2 दिन पहले जिस तरीके से दिल्ली की राजनीति के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और आम आदमी पार्टी ने मिठाइयां बांट बांट करके सेलिब्रेट किया, मतलब न्यायपालिका भी स्वतंत्र है। तो मैं तो इस चीज से बड़ा खुश हूं कि आज कम से कम देश की जनता इस चीज को देख रही है कि जो परसेप्शन बनाया गया था, उस परसेप्शन को कहीं ना कहीं अब ये आगे बनाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, मेरा ये मानना था। और बिल्कुल आरसी चौधरी साहब, ये सवाल तो उठेंगे ना, मीठा मीठा गुड़ुप कड़वा कड़वा थू, आपकी सरकार बनी तो जनता की जीत है, और बीजेपी की सरकार आती है तो आप ये कहने लग जाते हैं कि ईवीएम हैक हो गया है। और जो दूसरा फैक्टर माना जा रहा है एंटी इनकम्बेंसी, अगर इस फैक्टर से आपको जीत मिली है तब तो राजस्थान में मुश्किलें बढ़ सकती हैं आपके लिए। अब राजस्थान में क्या रणनीति आगामी चुनाव को लेकर, क्योंकि लगातार कांग्रेस ये कह तो रही है एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगे, पर क्या वाकई आपको ऐसा लग रहा है? एक और सचिन पायलट यात्रा भी निकाल रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि मैंने पोदार साहब को बड़े धैर्य से सुना और मैं सोच रहा था कि उनका जो एनालिसिस है, जो एक राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे है, उनका होगा और उनका अपना एक नजरिया हो सकता है। लेकिन मैं उनकी बात को कुछ दुरुस्त करना चाहूंगा। उन्होंने कहा केंद्रीय एजेंसियों के हमने आरोप लगाए। पोदार साहब, आपको पता होना चाहिए केंद्रीय एजेंसी ईडी के द्वारा 5000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए, वो तमाम उन विपक्षी दलों पे और चुनावी के दौरान मुकदमे रहे। और कर्नाटका के अंदर कांग्रेस के नेता और डीके शिव कुमार सहित कई नेताओं ने इस ईडी और सीबीआई का सामना किया। और राजस्थान के अंदर भी जब जब जनता के जनादेश को कुचलने का प्रयास हुआ तब इन एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है। मैं कहना चाहूंगा कि क्या राजनीति के अंदर इन्होंने कहा कि वो शामिल हो जाते हैं तो भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाते हैं, निश्चित रूप से हो जाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को सत्ता में आने के बाद में जेल की सलाखों के पीछे भेजने का वादा किया था, उन्हीं के साथ में जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो जाते हैं तो वो पाक साफ नजर आ जाते हैं। मैं एक लंबी श्रृंखला के तौर पर नेताओं का जिक्र कर सकता हूं, चाहे हेमंता बिश्वा शर्मा हो, चाहे पश्चिम बंगाल के अंदर हो, चाहे महाराष्ट्र के अंदर राणे हो, चाहे अरे इसे लेकर तो वॉशिंग मशीन वाला वो ऐड भी हमने देख लिया है कि जब बीजेपी के वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो भूल जाते हैं। लेकिन अभी आज तो चर्चा इस पर कर रहे हैं ना साहब कि आगामी चुनाव को लेकर क्या रणनीति होगी, क्योंकि सिर्फ ये मान लेना कि कर्नाटक में कांग्रेस आ गई तो राजस्थान में भी आएगी। एंटी इनकम्बेंसी अगर एक बड़ा फैक्टर रहा है तो ऐसे में तो आपके लिए चिंता की बात है, और कम से कम अब जरूरी हो चला है कि एक प्लेटफॉर्म पर आप सभी एक साथ आएं, पर ऐसा होता हुआ नजर तो नहीं आ रहा है। देखिए प्रियंका, मैं कहना चाहूंगा कि पोदार जी ने कहा कि वहां पे रिवाज बदलता रहता है, वहां पे रिवाज नहीं बदला। वहां पे जनता ने जनादेश नहीं दिया था भारतीय जनता पार्टी को, जनादेश को कुचल के कर्नाटक के अंदर सरकार बनाई। और कभी भी 25 साल से लगातार हंग असेंबली आ रही है, एक पूर्ण बहुमत और बड़े बहुमत की सरकार नहीं बनी है, ये मैं आपके सामने कहना चाहूंगा। दूसरी एंटी इनकम्बेंसी की नहीं, जहां पे दिल्ली में बैठ के रिमोट के द्वारा राज्यों को जो चलाया जा रहा था, वहां पे जो लोकल नेतृत्व हो रहा था उसको कुचला जा रहा था, जहां पे एक व्यक्ति के नाम पे वोट मांगा जा रहा था, जहां पे विचारधारा नगण्य और गौण नजर आती थी और कहते थे एक वोट, उस एक वोट ने भारतीय जनता पार्टी के जो अहंकारी नेता है उनको चोट दी और उन्हें नकारा है। मनीष पारिक साहब वो कह रहे हैं कि अहंकार से भर चुकी थी बीजेपी और जनता ने करारा जवाब दिया। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? अनुसरण कर रही है हमारी जो योजना है। यही कर रहा हूं कि ये उसको नहीं सुनने वाले हैं जो इन्होंने कहा। जवाब ये जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बता रहे थे, यहाँ पे भी तो भारत जोड़ो यात्रा हो रही है राजस्थान में। लोग पैदल चल रहे हैं और इस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे हैं। दोनों बातें प्रियंका आपने सही बताई है। एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव यहाँ भी होगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर लड़ाई इन्होंने लड़ी है तो यहाँ पे भ्रष्टाचार के 3 मंत्रियों को हटाया, उसका जवाब देना पड़ेगा। ये 30,000 रुपए का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 1 लाख में खरीदने वाले गुजरात के प्रभारी बनते हैं। शिक्षकों के तबादलों में भ्रष्टाचार को करने वाले यहाँ के मुखिया बनते हैं। और ऐसे ही हरीश चौधरी जी जिनपे खान घोटाले का है वो पंजाब के मुखिया बनते हैं। ठीक है, ये बीजेपी और कांग्रेस की तूतू में तो कभी खत्म ही नहीं होती है और आरोप प्रत्यारोप तो लगातार जारी रहते हैं। हालांकि पोदार साहब और इसी भ्रष्टाचार का जवाब राजस्थान में मिलेगा। यहाँ पे बहन बेटियों का जो इज्जत दाव पे लगी हुई है उसको ये भुला नहीं पाए। 12,000 बलात्कार हुए हैं, उसका जवाब इनको देना पड़ेगा अहंकारी नेताओं को जो यहाँ 2 करोड़ कार्ड बांट रहे हैं, अपनी फोटो आप लोग का झगड़ा थोड़ी नहीं खत्म होगा, 2 घंटे और भी चर्चा चलेगी फिर भी नहीं खत्म होगा।
देश के प्रधानमंत्री से मिलना चाहती है, चौधरी जो साहब, दिल्ली चौधरी साहब पुलिस जवाब है दीजिए। उनके FIR तक दर्ज नहीं करती है। बेटियों की आवाज उठाती है भारतीय जनता पार्टी, वो बेटियां प्रियंका जी, मेरी बात सुनिए। ठीक है, हो गया, चौधरी साहब हो गया, सुन लिया हमने, समझ सकते हैं जीत का उत्साह दिखाई दे रहा है। जी पोद्दार साहब, हाँ, देखिए प्रियंका जी, चौधरी साहब ने मेरी बात के ऊपर कटाक्ष किया, मैं उस दोनों बातों का जवाब देना चाहता हूं। हाँ। पहली बात, चौधरी साहब की जानकारी के लिए मैं बता दूं, ईडी ने 5000 से ऊपर केस बुक किए, लेकिन राजनीतिक लोगों के ऊपर केवल 300 केस बुक किए। आप इस चीज को जानकारी रखिए। और जो कन्विक्शन की रिपोर्ट है वो ऐसी ही आती है, पहले भी ऐसी आती थी। पहली बात तो आप इस चीज को दुरुस्त कर लीजिए। दूसरी बात, आप जिस तरीके से सरकारों की चोरी की बात करते हैं, चौधरी साहब आपको एक चीज मैं बताऊं, राजस्थान के अंदर 6 बसपा विधायकों को पूरा का पूरा कांग्रेस में शामिल करवा करके बहुमत बना लिया जाता है। वहां तो राजनीतिक जादूगरी हो जाती है, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी ऐसा करे वहां सरकार की चोरी हो जाती है। जबकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 22 साल के शासनकाल में कांग्रेस ने 56 सालों को पूर्ण रूप से बर्खास्त किया था। जो भारतीय जनता साहब, आपका कहना है कि जब कांग्रेस के पक्ष में फैसला होता है तो उसे तो कांग्रेस स्वीकार करती है, लेकिन जहां उसके पक्ष में फैसला नहीं होता वो तुरंत सवाल खड़े करती है। मिथिलेश साहब, आपके पास आते हुए तुरंत एक छोटा सा क्लोजिंग कमेंट। देखिए, जो प्रियंका जी जो ये कर्नाटक का जो मैंडेट आया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिसोर्ट पॉलिटिक्स से पब्लिक फेडअप हो गई है। हाँ। क्योंकि वहां हंग असेंबली बनती थी और जो हमने राजस्थान में नजारा देखा फेयरमेंट होटल और जैसलमेर का, वैसा वहां हर चुनाव के बाद होता था। अभी भी तैयारी कर ली गई। तो कहीं न कहीं पब्लिक इन चीजों को फेडअप होती है। पब्लिक को जो डेमोक्रेसी में एक क्लीन लाइन चाहिए, जो क्लीन स्विंग चाहिए, वही कांग्रेस को मिला है। और अब कांग्रेस को संभलना होगा, क्योंकि राजस्थान में करप्शन और यूथ की जो पॉलिटिक्स है, जिस तरीके से सचिन पायलट ने आरपीएससी के दरवाजे से अपनी यात्रा शुरू की है और रीट का भी मुद्दा उठा रहे हैं, और जिससे लाखों बेरोजगार जुड़े हुए, तो कांग्रेस को अपना घर राजस्थान में संभालना होगा। ठीक है, अशोक गहलोत जो बचत राहत और बढ़त के दम पर लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें हैं राजस्थान में जिन्हें लेकर अब संभलने की जरूरत है कांग्रेस को। तो बड़ी चर्चा हमने की, बड़ी बहस की। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो कर्नाटक की जंग और अब राजस्थान में इसे लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि राजस्थान में चुनाव में बेहद कम वक्त रह गया। ऐसे में देखना